Hello everybody, welcome to this video in the Introduction to Software Engineering lecture series. In this video, we will be covering the requirement process, and in the requirement process, we'll be focusing upon requirement elicitation, then types of requirements, that is functional and non-functional, then the types of requirement documents, that is requirement definition and requirement specification, prioritizing the requirements and the characteristics of the requirements, that is either the requirement is testable or non-testable. So first of all, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट है क्या. रिक्वायरमेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर, यानी कि हमें क्या चाहिए है, ये रिक्वायरमेंट है. रिक्वायरमेंट फोकसेस on the customer needs, not on the solution or the implementation. रिक्वायरमेंट्स को इससे कोई गरज नहीं है कि वो चीज़ इम्प्लीमेंट होगी कैसे. मेरी ख्वाहिश है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, वो कैसे होगी वो रिक्वायरमेंट्स का पार्ट नहीं है, वो कोई और फेज कहलाएगा. डिज़ाइन व्हाट बिहेवियर विदाउट सेइंग हाउ द बिहेवियर विल बी रियलाइज्ड, ये आपकी रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन कह सकते हैं आप. उसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ती है? एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है. कौन सा एनालिस्ट? रिक्वायरमेंट एनालिस्ट और सिस्टम एनालिस्ट. ठीक है, और उसका काम क्या होता है? वो काम ये होता है कि रिक्वायरमेंट्स को गैदर करे और रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के बाद एक SRS डॉक्यूमेंट बनाए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, SRS डॉक्यूमेंट. SRS डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो SRS डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हम उसको कैटेगराइज करना चाहें फेजेस के अंदर, तो सबसे पहला फेज होता है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का. एलिसिटेशन यानी कि रिक्वायरमेंट गैदर की जाती है. उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है उसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है कि हम इस जो रिक्वायरमेंट है उसको हम क्लियर करते हैं कि इसका मतलब ये है हमारी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, या इसका मतलब ये है, हम इसको किस तरह अचीव कर सकते हैं. और फिर उसके बाद उसको वेरीफाई किया जाता है जो गिवन रिक्वायरमेंट्स के साथ कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा. फिर जो हमने एनालिसिस के बाद जो हमारे पास आउटपुट आया उसके ऊपर हम स्पेसिफाई करते हैं कि आपने जो है सॉफ्टवेयर है वो किस तरह अचीव होगा, कौन से एल्गोरिदम्स बनाने चाहिए, हमें कौन से मॉडल्स फॉलो करने चाहिए. ठीक है, ये सारा आपने स्पेसिफिकेशन में करने के बाद फिर आता है वैलिडेशन फेज़. वैलिडेशन फेज़ क्या करता है कि अभी तक स्पेसिफिकेशन के बाद जो चीज़ हमारे पास पहुंची है, क्या वो अभी भी यूज़र से जो इन्फॉर्मेशन हमने ली थी वो उससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है. और अगर वो मैच कर रही है तो एंड प्रोडक्ट आपके पास आता है एक SRS डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट. जब हम रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की बात करते हैं तो उसको हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, कस्टमर्स डू नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाट देयर नीड्स एंड प्रॉब्लम आर, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस द रिक्वायरमेंट्स विद एवरीवन हु हैज़ अ स्टेक इन द सिस्टम. हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर आता है, मुझे ये चीज़ चाहिए, क्योंकि वो टेक्निकली लेमैन होता है, उसे नहीं पता होता कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज लगेगी, कौन सा मॉडल लगेगा, कितना टाइम लगेगा. बस वो कहता है जी मैं मुझे ये चीज़ बनवानी है, व्हाट इज़ द कॉस्ट. तो कस्टमर को जो चीज़ बनवानी है उसमें उसको क्या क्या चाहिए है वो आपने बैठ के उसके साथ एक्सट्रैक्ट करना है, रिक्वायरमेंट एनालिस्ट ने उससे एक्सट्रैक्ट करना है. उसके लिए क्या ज़रूरत है? उसके लिए ज़रूरत है डिस्कशन की. आप डिस्कस करते हैं कि रिक्वायरमेंट जो है वो हर एक के साथ डिस्कस करें. हर एक का मतलब है कि अगर कोई बंदा कहता है मैंने सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो सॉफ्टवेयर जिसके लिए बना रहा है, कि अगर किसी कंपनी के लिए बन रहा है या किसी यूज, तो उस कंपनी के यूजर्स के साथ आपको जो है वो इंटरेक्शन करना है कि यूजर की रिक्वायरमेंट भी आपको पता हो. और उसके बाद क्या होगा? कम अप विद एग्रीमेंट ऑन व्हाट द रिक्वायरमेंट्स आर, यानी कि कस्टमर के साथ बैठ के आपने एनालाइज किया कि कस्टमर को क्या क्या चाहिए. फिर उसके बाद आप उसके स्टेक होल्डर्स को भी इंटरव्यू करेंगे कि वो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है. उसके बाद फिर आप एक फाइनल मीटिंग करके कह सकते हैं कि जी ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है सारी की सारी, तो क्या हम यही आप चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर से. अगर अग्रीमेंट हो गया तो ठीक, और अग्रीमेंट नहीं हुआ तो फिर आपका प्रोजेक्ट जो है उसके फेल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है. तो रिक्वायरमेंट एलिसिट करना या रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का मतलब क्या है? रिक्वायरमेंट गैदर करना. स्टेक होल्डर्स की जब हम बात करें तो स्टेक होल्डर्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? हमारे पास क्लाइंट्स हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं. कुछ सिनारियों में क्लाइंट्स और कस्टमर सेम हो सकते हैं, यानी कि वो बंदा जो पैसे दे रहा है वो अपने लिए ही बनवा रहा हो सकता है, तो क्लाइंट और कस्टमर वही हो सकता है. और कुछ सिनारियों में ये भी हो सकता है कि एक बंदा जो है वो सॉफ्टवेयर बनवा के किसी दूसरी कंपनी को सेल आउट कर दे, तो फिर क्लाइंट डिफरेंट हो जाएगा और कस्टमर डिफरेंट हो जाएगा.
यूज़र्स जिन्होंने वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, डोमेन एक्सपर्ट्स यानी कि उस टाइप के सॉफ्टवेयर, उस किस्म के सिस्टम्स बनाने का एक्सपीरियंस रखने वाले लोग, मार्केट रिसर्चर्स। आपके पास ये पता होना ज़रूरी है कि अगर ये चीज़ जो बन रही है इसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्जांपल्स पे जाएं तो हमारे पास एंड्रॉयड के बाद जब माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट लूमिया मार्केट में लॉन्च किया था, तो प्रॉबली उनकी रिसर्च ये कह बताती होगी कि वो अच्छा चलेगा। लेकिन हमने प्रैक्टिकली देखा कि माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज़ फ़ोन्स थे वो उतने ज़्यादा ब्लॉसम नहीं कर सके, उतने ज़्यादा मार्केटेबल नहीं हो सके। तो मार्केट रिसर्चर्स का फ्लॉ यहाँ पे आया, जिन्होंने भी माइक्रोसॉफ्ट को ये जो है ना वो सजेशन दी कि यू कैन ओवरटेक द एंड्रॉयड, वट एवर द उनकी रिसर्च थी। बहरहाल उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। तो आपको एक प्रॉपर अच्छे रिसर्चर चाहिए ताकि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी मार्केट में डिमांड के हिसाब से आप उसको सेल आउट कर सकें। लॉयर्स एंड और ऑडिटर्स, जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे किसी कंट्री में, किसी सिटी में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम टॉरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टॉरेंट्स जो है वो आपके पास मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड के अंदर ये इलीगल है, लेकिन सब कंट्रीज़ में वो अभी भी लीगल है। तो जो टॉरेंट के सर्वर्स होते हैं वो आपको उन्हीं कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी कि वो टेक्निकल लोग जिन्होंने उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, या कोई और ऐसे बंदे जिन्होंने जिन्हें पता हो कि इस सॉफ्टवेयर के लिए जो आजकल लेटेस्ट अगर आप टूल इस्तेमाल करेंगे तो उससे हम ज़्यादा फास्ट आउटपुट आएगा, ज़्यादा एफिशिएंट आउटपुट आएगा। तो ये सारे लोग आपके जो हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं। इन स्टेक होल्डर्स का काम क्या है? इन स्टेक होल्डर्स ने आपने जब डाटा को एलिसिट करना है, डाटा को गैदर करना है। अब वो गैदर किस तरह कर सकते हैं? आप गैदर कर सकते हैं इंटरव्यू करके, या अवेलेबल डॉक्यूमेंटेशन अगर कोई मौजूद है तो उसके साथ, या कोई ऑलरेडी अगर सिस्टम एग्जिस्ट करता है उस टाइप का तो आप उसको जो है वो लुक ओवर कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, अप्रेंटिसिंग विद यूजर्स टू लर्न अबाउट यूजर्स टास्क इन मोर डिटेल्स, यानी कि आप उन लोगों से मिल सकते हैं जिन्होंने वो सिस्टम इस्तेमाल करना है, तो और उनसे पूछ सकते हैं कि जो सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स है, उसमें क्या प्लस एंड माइनस है, ताकि आप उसमें और बेहतरी ला सकें। इंटरव्यू यूजर और स्टेक होल्डर्स इन द ग्रुप्स, ठीक है, आप उनके ग्रुप्स बना के, डिफरेंट ग्रुप्स बना के या इंडिविजुअली भी उनसे आप गैदर कर सकते हैं। डोमेन स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज सच एज जॉइंट एप्लीकेशन डिजाइन और पाइसेस आप फॉलो कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग विद करंट एंड पोटेंशियल यूजर्स, यानी कि जो यूजर्स हैं उनके साथ बैठ के आप और आइडियाज़ भी जनरेट कर सकते हैं ताकि आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइन हो सके। जितना टाइम आप रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के ऊपर लगाएंगे, उसके एनालिसिस के ऊपर लगाएंगे, वो आपका आगे का प्रोडक्ट उतना और जो है वो स्मूथली बनेगा और उसके ख़राब होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। वोलेर ने जो है वो अपना एक रिक्वायरमेंट प्रोसेस मॉडल दिया है, द वोलेर रिक्वायरमेंट प्रोसेस मॉडल। और उसने क्या बताया है कि देयर आर सम एडिशनल रिसोर्सेज। कौन कौन से? कि अगर आपको रिक्वायरमेंट्स एलिसिट करनी हो तो स्टेक होल्डर्स की वांट्स एंड नीड्स का आपको पता होना चाहिए, डोमेन मॉडल्स का आपको पता होना चाहिए, करंट सिचुएशन मॉडल, आजकल कौन से मॉडल्स उस किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर रीयूजेबल रिक्वायरमेंट्स, क्या इस तरह के प्रोडक्ट पहले से बना हुआ है, अगर बना हुआ है तो उसमें से हम कौन कौन से कंपोनेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सजेस्टेड टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, यानी कि आपने जो उसने रिक्वायरमेंट दी, क्या वो कुछ सिमिलर रिक्वायरमेंट्स आपके पास पहले से मौजूद हैं, तो आप वो अपनी लाइब्रेरी में से जो है ना वो उनको आप निकाल सकें। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर वो पहले से इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर मौजूद है तो आप एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में से उसका एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। करंट ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टम, तो वो जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स आई हैं वो करंटली किस फॉर्म में इंप्लीमेंट हो रही हैं, ये सारी चीज़ें आपकी जो है ना वो रिक्वायरमेंट एलिसिट करने के अंदर काम आती हैं। और ये मॉडल है वोलेर रिक्वायरमेंट्स प्रोसेस मॉडल। जब रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारे पास? दैट डिस्क्राइब द इंटरेक्शन between the system and its environment. How should the system behave given a certain stimuli? Required behavior in terms of required activities. ठीक है, for example, a system of printing paychecks, the functional requirements must answer the following: when the paychecks are issued, when the input is necessary for a paycheck to be printed. अगर हम पेचेक सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि हमारे पास पेचेक किस वक्त प्रिंट होना चाहिए, कब प्रिंट होना चाहिए और कब इशू होना चाहिए। ठीक है,
नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को आप क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स भी कह सकते हैं। अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे पास उसका क्या मतलब है कि सम क्वालिटी characteristics that software must possess a restriction on the system that limits our choices from constructing a solution. Constraints could be design constraints, that is a design decision such as choice of platform or interface components, or process constraints, a restriction on the techniques or resources that can be used to build the system. Example, queries to the system must be answered within 3 seconds. ये आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ये आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, यानी कि क्वालिटी रिक्वायरमेंट है। अब इसको अगर हम एग्जांपल देखें फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की, तो हम इसको इस तरह समझना, एक एग्जांपल एक और लेके समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम प्रिंटर की बात करें, कंप्यूटर का प्रिंटर है आपके पास, उस प्रिंटर की फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है? उस प्रिंटर की फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है कि वो प्रिंट कर सके, ठीक है। उसकी क्वालिटी रिक्वायरमेंट या उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है? उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है कि वो ट्रांसपेरेंसी के ऊपर भी प्रिंट कर सके, वो आपकी जो है कलर पेज पे भी प्रिंट कर सके, वो आपके A4 साइज पेपर पे भी प्रिंट कर सके, वो A3 पेपर पे भी प्रिंट कर सके, वो लेटर साइज पेपर पे भी प्रिंट कर सके। ये सारी उसकी नॉन फंक्शनल या क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो उसकी प्रिंटर की ये है कि वो प्रिंट कर सके, ठीक है। और ये आप यानी कि ये एक प्रिंटर की हमने एक एग्जांपल ली ना, तो कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो उसके अंदर आपके पास फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी, और दोनों के दोनों आपको कस्टमर से केयरफुली गैदर करनी पड़ेंगी। जब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की, तो रिक्वायरमेंट के हम डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं। तो दो किस्म के डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं, एक होती है रिक्वायरमेंट डेफिनेशन और एक होती है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। रिक्वायरमेंट डेफिनेशन क्या करती है? अ कंप्लीट लिस्टिंग ऑफ एवरीथिंग द कस्टमर वांट्स टू अचीव, डिस्क्राइबिंग द एंटिटीज इन द एनवायरनमेंट वेयर द सिस्टम विल बी इंस्टॉल्ड। यानी कि अगर आपने कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज़ की हैं, कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जो आपको जनरली इस्तेमाल नहीं होते, तो आप क्या करेंगे कि उसकी डेफिनेशन अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आप लिख देंगे कि इस वर्ड का मतलब मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए ये होगा, ठीक है। सिमिलरली रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन रीस्टेट्स द रिक्वायरमेंट्स एज स्पेसिफिकेशन ऑफ हाउ द प्रपोज सिस्टम शैल बिहेव, प्राइमरली यूज्ड बाय टेक्निकल टीम। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि आपने जो डॉक्यूमेंट आगे टेक्निकल टीम को प्रोवाइड करना है, उसमें आपने तो टेक्निकलिटीज ऐड करनी है कि जो काम है वो किस तरह प्रपोज, आप एक प्रपोजल देंगे कौन सा मॉडल फॉलो किया जा सकता है, कौन सा डिज़ाइन फॉलो किए जा सकते हैं, तो वो आप स्पेसिफिकेशन में आ जाते हैं। तो रिक्वायरमेंट डेफिनेशन में सिर्फ आपने ये बताना है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि टीचर, तो टीचर का क्या मतलब है, स्टूडेंट, स्टूडेंट का क्या मतलब है, हम कह सकते हैं जी स्टूडेंट का मतलब है अ पर्सन हु इज एनरोल्ड इन एनी कोर्स एंड रजिस्टर्ड एज अ स्टूडेंट। ये आपके पास स्टूडेंट हो गया, यानी कि उसका रजिस्टर होना भी ज़रूरी है और किसी कोर्स में एनरोल होगा तो ही वो स्टूडेंट कहलाएगा, ठीक है। और टीचर, a person who is employed for the purpose of imparting और teaching, तो उसको हम कह देते हैं टीचर। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट डेफिनेशन हो गई। और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो स्पेसिफिकेशन क्या है कि आपने जो यूजर से रिक्वायरमेंट्स इनपुट ली हैं, उनको आप टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे, उसका ये मतलब है, उसको हम इस तरीके से अचीव करेंगे। अब जब हम बात करते हैं प्रायोरिटी की, तो हर एक की, हर स्टेक होल्डर की प्रायोरिटी डिफरेंट है, हर स्टेक होल्डर की प्रायोरिटी डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं कि हम जो है वो किसको सुने, हम कस्टमर को सुने, क्लाइंट को सुने, यूजर्स को सुने, टेक्निकल टीम को सुने, किसकी रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज कर देते हैं ताकि हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स कम से कम हो, रिजॉल्व हो जाए। प्रायोरिटी आप किस हिसाब से कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जी ये प्रायोरिटीज़ मेरी, ये जो रिक्वायरमेंट्स है मेरी, वो असेंशियल हैं, डिज़ायरेबल हैं या ऑप्शनल हैं। असेंशियल की कैटेगरी में जो आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर की, उन तो अगर वो असेंशियल हैं तो उसको आपने असेंशियल की कैटेगरी में डाल दी। डिज़ायरेबल का मतलब हाईली डिज़ायरेबल बट नॉट नेसेसरी एंड पॉसिबल। ऑप्शनल का मतलब पॉसिबल बट कुड बी एलिमिनेटेड। इसकी एग्जांपल में अगर हम जाना चाहें, तो हमारे पास प्रिंटर की एग्जांपल पे दोबारा जाते हैं कि तो प्रिंटर की जो एसेंशियल है वो ये है कि उसको प्रिंट करना है, ये उसकी एसेंशियल है। डिज़ायरेबल क्या है कि वो आपका A4 पे प्रिंट करे, लेटर पे प्रिंट करे, वो आपका जो है वो मल्टीपल पेज के साइजेस पे प्रिंट करे। और ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल ये है कि वो टाइप्स ऑफ पेपर पे भी प्रिंट कर ले, मतलब मोटे पेपर पे, पतले पेपर पे, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर भी प्रिंट कर सके, गत्ते के ऊपर भी प्रिंट कर सके। ये आपकी ऑप्शनल रिक्वायरमेंट हो गई विद रिस्पेक्ट टू
प्रिंटर। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शनल है कि अगर आप मल्टीपल साइजेस को वो अकोमोडेट कर रहा है, 80 ग्राम का पेपर या 75 ग्राम के पेपर को अगर वो अकोमोडेट कर रहा है प्रिंटिंग के अंदर, तो आपकी एसेंशियल और डिज़ायरेबल दोनों काम हो गए। ऑप्शनल, भाई अगर वो गत्ते के ऊपर प्रिंट नहीं कर रहा आपका प्रिंटर, या ट्रांसपेरेंसी जो होती है, जो आपका ट्रांसपेरेंट शीट्स होती हैं, उसके ऊपर अगर वो प्रिंट नहीं कर रहा, तो ठीक है, ये तो ऑप्शनल रिक्वायरमेंट थी आपकी। ठीक है, so characteristics of requirement should be that they should be correct, they should be consistent, they should be unambiguous, they should be complete. Unambiguous का मतलब है कि वो conflicting ना हो, clear होनी चाहिए। ठीक हो गया। feasible यानी कि achievable हो, relevant to the project हो, testable हो और traceable हो। traceable का मतलब कि आप उसको ये देख सकें कि वो कहाँ से originate कर रही हैं और कहाँ तक जाएंगी, और testable का मतलब अभी हम देख लेते हैं।